हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बात करते हैं कूलॉम्स लॉ की। पिछले दो लेक्चरों में हमने ये देखा कि कैसे चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और कैसे वो वेरी करते हैं, क्या वेरी करते हैं या नहीं वेरी करते हैं। टाइप ऑफ मटेरियल देखा, मेथड ऑफ चार्जिंग देखा, इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ा और बेसिक कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस about Coulomb's law. What is Coulomb's law? According to Coulomb, if two point charges are separated at a distance r from each other, then the electrostatic force of interaction applied by one charge on another charge will be proportional to the product of two charges q1 and q2 and inversely proportional to the distance between square of the distance between them. That means F will be proportional to the Q1 and Q2, product of Q1 and Q2, and inversely proportional to the distance square of the distance between them, यानी कि R square. Clear? From these two equations, we can calculate the value of force F directly proportional to Q1 and Q2 and inversely proportional to R square. ठीक है, ये था कोलम्बियन फोर्स ऑफ ए चार्ज एंड अनदर चार्ज। बेसिकली Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया F, तो Q2 भी Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा F, क्योंकि दोनों चार्जेस के लिए सेम तरह से कैलकुलेशन होगा, इसलिए दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट इक्वल है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो बेसिकली फोर्स एक चार्ज का जितना लगेगा दूसरे चार्ज पे, उतना ही दूसरा चार्ज पहले वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा। बट हम देख रहे हैं, एक अगर मान लो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक अगर पॉजिटिव Q1 Q2 को पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ अगर रिपेल कर रहा है, तो Q2 Q1 को निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ रिपेल कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये फोर्सेस इक्वल तो होते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन ठीक है, लेकिन इनका डायरेक्शन क्या होता है, इक्वल। मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। क्लियर है? तो ये था कूलॉम्स लॉ का मैग्नीट्यूड के बारे में। डायरेक्शन हमने देख लिया, अब थोड़ी थोड़ी चीजें हम समझते हैं इसके बारे में। कुछ कुछ और खास खास चीजें हैं जिसके बारे में हम समझेंगे जल्दी से। बेसिकली अब यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो F विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये के क्या है? बेसिकली के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच है वैल्यू इन एसआई सिस्टम 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यूनिट क्या होगा इसका? एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई सिस्टम में इसका जो यूनिट होगा बेसिकली वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एसआई यूनिट है। और ये जो वैल्यू है 9 इंटू 10 to the power 9, ये एसआई सिस्टम में है। सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू आगे हम लोग देखेंगे 1 होती है एक्चुअल में। ठीक है, समझ में आया? के का न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता है? के की जनरली जो वैल्यू होती है वो 1/4πε0 होता है, जहाँ पे ε0 की जो वैल्यू है, यहाँ ε0 जो होता है एक्चुअल में इट्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। Permittivity of free space tells about how much electrical character can be carried by the medium। ठीक है, इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 to the power -12
इसकी वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन नॉट की? 8.85 इंटू 10⁻12 इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट चेक करने के लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। आगे क्या था? Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की हमें यूनिट चाहिए तो हम क्या करेंगे? एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ लेकर आएंगे, एफ को नीचे ले जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं 1/4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। एफ इंटू आर स्क्वायर, यानी कि अगर बात यूनिट की करें तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है एप्सिलॉन नॉट की यूनिट एसआई में, ठीक है। ये इसकी यूनिट है। डायमेंशनल फार्मूला भी चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें भी कोई पंगा नहीं है। कूलाम का हमने पीछे देखा था, चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ए टी होता है, तो कूलाम स्क्वायर है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, एंड नीचे न्यूटन का तो आपको पता ही है बहुत, एम एल T-2 इंटू आगे क्या है? डिस्टेंस है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, L2 हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं बोल सकते, L2। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका डायमेंशनल फार्मूला m-1 L-3 T4 A2, ये पूरा डायमेंशनल फार्मूला होता है एप्सिलॉन की, ठीक है। समझ में आया? इसको नोट कर लो, इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। और ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि परमिटिविटी तो है। नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो परमिटिविटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये किसकी है? फ्री स्पेस की है। नॉट क्या डिस्कस कर रहा है, क्या बता रहा है हमें? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की, क्या पाई है? 9 × 10 8.85 8.85 ये वैल्यू है इसकी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट जनरली फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। जैसे जैसे हम अब देख रहे हैं कि ये फ्री स्पेस की है, मीडियम हमने चेंज किया तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे कोलम्बियन फोर्स डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई किया जाता है एक चार्ज का दूसरे चार्ज पे, ठीक है। इसको नोट कर लो। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बेसिक समझते हैं। पहला ही सवाल है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस इज डबल्ड एंड दियर इंडिविजुअल चार्जेस आर आल्सो डबल्ड, व्हाट व्हाट वुड हैपन टू द फोर्स बिटवीन देम? क्या होगा जब हम क्या करें, डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच में डबल कर दें और जो चार्जेस की वैल्यूज है उसको भी डबल कर दें? तो बेसिकली सिंपल हम फोर्स पहले अगर कैलकुलेट कर लें, फर्स्ट हमें मिला था तो फोर्स की वैल्यू सिंपल थी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर इक्वल चार्जेस यहाँ पे दिया है तो Q1 Q2 की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब सेकंड टाइम में हम लोग क्या किए, फोर्स हमारी बदल गई, ये वैल्यू हमारी पहले ही जैसी रही, 2Q यहाँ पे पुट कर दिया और 2R का स्क्वायर कर दिया। तो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं ये 2 2 4
तो एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी 4 k 4 q² बाई 4 r²। ये फोर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बेसिकली एफ डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, k q² बाई r², जो कि इनिशियल फोर्स के बराबर है, यानी कि फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सवाल ये है हमारा कि अगर हमारे पास एक सिस्टम हो इस तरह का, कि एक स्क्वायर है, उसके साथ हर एक कॉर्नर पे इस तरह के हमारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हों, तो रिजल्टेंट फोर्स अगर हमें इस क्यूब पे अगर जी देखना है कि इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये कैपिटल क्यू की जो वैल्यूज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, सिंपल सवाल है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिक सा चीज़ हम समझेंगे पहले कि सपोज हमारे पास अगर दो फोर्सेस हैं और वो अप्लाई हो रहे हैं एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे। यहाँ पे मान लो दो फोर्सेस हमारे अप्लाई हुए पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो कि एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा, हमने पढ़ा है पीछे वेक्टर में पढ़ा होगा। एफ नेट की वैल्यू जो होती है इस केस में स्क्वायर रूट ऑफ f1² प्लस f2² प्लस 2f1 f2 cos थीटा, where theta is the angle between f1 and f2। क्लियर है। अब इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इस फार्मूले को। थोड़ा सा पहले कुछ साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। सपोज ये क्यू और ये क्यू हमारा पॉजिटिव होता। अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेज होते हैं तो जनरली क्या होता, तो ये जो चार्ज है यहाँ पे, ये जो चार्ज है यहाँ पे, उसको ये क्यू क्या करता, इस डायरेक्शन में रिपेल करता। ठीक है, और ये क्यू क्या करता, इस डायरेक्शन में रिपेल करता, और ये क्यू क्या करता, इस डायरेक्शन में रिपेल करता। तो ये किसी भी केस में अगर ये सारे चार्जेस पॉजिटिव होते, तो इस क्यू पे, यानी कि जिस क्यू पे हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं, इस क्यू पे नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं आएगा। दैट मीन्स कि जो कैपिटल क्यू है, कहीं ना कहीं इसका जो साइन है, यानी कि जो नेचर है चार्ज का, वो कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया इससे कि नेचर क्या होना चाहिए चार्ज का, ताकि जो स्मॉल क्यू है उस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 आए। तो हमने देखा कैपिटल क्यू का जो साइन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो अगर ये माइनस होगा तो ये क्यू क्या करेगा, इस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, और ये क्यू क्या करेगा, इसको अपनी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये मान लो क्यू हमने यहाँ पे रख दिया। क्लियर। अब ये क्यू क्या करेगा, क्योंकि इस क्यू का साइन जो है क्या है, सेम है, तो ये बेसिकली इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है ना। अब देखो इस फोर्स और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है क्या है, हम कंसिडर कर लें एफ एफ, यानी कि इक्वल है। क्यों, क्योंकि वैल्यूज चार्जेस की कितने हैं, सेम है। डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू क्या है, सेम है, इसलिए जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग आएगा। तो अब हम लोग क्या देखें यहाँ से कि इन दोनों का, यानी कि इसका और इसका जो रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, और इसका और इसका जो रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है। अब देखो अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इसके और इसके वजह से इस चार्ज पे अगर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, एफ नेट की वैल्यू f√2 आएगी। क्लियर है। और यहाँ से और यहाँ के जो बीच की डिस्टेंस है कितनी है, a√2। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अगर फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली कितना आएगा फोर्स, एफ डैश की वैल्यू, ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है ये कैलकुलेट कर रहे हैं, कि q² बाई 2a²। ठीक है। और f की जो वैल्यू आई थी सिंपल कितनी आई थी, f की जो वैल्यू है हमारी k q², ये है
तो एफ डैश अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा टोटल फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू will be equal to 0, then f dash will be equal to f root 2. So that means कि यहाँ पे f की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, √2 इसमें मल्टीप्लाई करके k q कैपिटल Q बाई a स्क्वायर विल बी इक्वल टू एफ डैश की वैल्यू कितनी आई थी, k q स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। हमें वैल्यू कैपिटल क्यू की कैलकुलेट करनी है, तो हम बाकी चीज़ों को कट कर देंगे एंड यहाँ से एक स्मॉल क्यू कट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कैपिटल क्यू की जो हमारी वैल्यू आ रही है निकल के, स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई 2√2 आई है, क्योंकि साइन हमने पहले से ऑलरेडी जज कर लिया था, इसका कितना था, माइनस साइन था। तो कैपिटल क्यू की जो वैल्यू आई है -q डिवाइडेड बाई 2√2 आई है। ठीक है, तो ये रहा इसका इस सवाल का आंसर। यानी कि इस q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे जो पूछा है फाइंड आउट q फॉर विच रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल q इज 0, -q डिवाइडेड बाई 2√2 होनी चाहिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है एस.सी. वर्मा साहब का बहुत ही फेमस क्वेश्चन, एस.सी. वर्मा सर के बुक से। इसको हम लोग करते हैं। सवाल ये है कि हमारे पास एक्स एक्सिस है जहाँ से ओरिजिन से 10 mm, 20 mm, 30 mm एंड एसो ऑन 100 mm तक कुछ चार्ज रखे हुए हैं। तो जो फर्स्ट चार्ज है यानी कि जो 10 mm पे रखा गया है वो 10⁻⁸ कूलाम का है। सेकेंड चार्ज जो है 10⁻8 इंटू 10⁻⁸ कूलाम का है। थर्ड चार्ज जो है 27 इंटू 10⁻⁸ कूलाम का है एंड सो ऑन। लास्ट चार्ज जो है यानी कि 10th चार्ज जो है वो 1000 इंटू 10⁻⁸ कूलाम है। तो बेसिकली अगर एक इस तरह से हम अरेंज कर दें चार्जेस को, तो पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलाम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। अगर ओरिजिन पे एक हमारा 1 कूलाम का चार्ज प्लेस्ड है तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मेथड ऑफ सुपरपोजिशन जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है क्या होता है, आगे हम देख लेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। तो मेथड ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये होता कैसे है। जनरली एक ब्रीफ ऐसे हम करते, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वो होता है कि जैसे मान लो हमारे पास कई सारे चार्जेस हैं और किसी ने आपसे पूछ लिया एक पर्टिकुलर चार्ज पे उन अदर चार्जेस की वजह से फोर्स फाइंड आउट करो, तो करोगे क्या, 1/1 एक एक चार्ज का इफेक्ट, जिस चार्ज पे आपको नेट फोर्स निकालना है उस पे 1/1 एक एक चार्ज का फोर्स कैलकुलेट करेंगे और बाद में सारे फोर्सेस को ऐड कर देंगे। तो जो नेट फोर्स आएगा वो हमारा दिए गए चार्ज पे नेट फोर्स की वैल्यू होगी। इसे हम लोग जनरली बोलते हैं मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे यहाँ पे हमारे पास इतने सारे चार्जेस हैं, 1 कूलाम पे फोर्सेस फाइंड आउट करना है, तो करेंगे क्या, सुपरपोजिशन कहता है कि बाकी चार्जेस को यहाँ से पहले रिमूव कर दो। Q1 की वजह से 1 कूलाम पे देख लो कितना फोर्स आ रहा है, फिर बाकी चार्जेस को हटा दो, Q2 को उसकी जगह पे रख दो, फिर देखो Q2 इस पे कितना फोर्स क्रिएट कर रहा है। सिमिलरली बाकी चार्जेस को हटा के Q3 यहाँ पे रख दो और उसके बाद देख लो Q3 का 1 कूलाम पे क्या इफेक्ट है, क्या फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसको कैलकुलेट कर लो। एंड बाकियों को हटा दो, सिर्फ Q4 को रख दो, देख लो Q4 का इस पे कितना फोर्स है। और ऐसे हर एक चार्जेस को इंडिविजुअली रख रख के सारे फोर्सेस को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब यहाँ करेंगे क्या, हर एक फोर्सेस को कैलकुलेट कर लेंगे। हमने यहाँ पे अंडरलाइन इसलिए किया क्योंकि ये हमें सीन समझ में आ रहा है कि चार्जेस की वैल्यू यहाँ अगर 1 क्यूब कर दें इंटू 10⁻⁸ कर दें, पहला जो चार्ज है जो कि 10 mm पे रखा गया है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है आपको।
सेकेंड चार्ज जो है, सेकेंड चार्ज की वैल्यू हम देख रहे हैं 8 इंटू 10⁻⁻8 है। दैट मीन्स कि हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। सिमिलरली थर्ड चार्ज जो है उसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। एस वन टेंथ चार्ज जो है, इसी तरह से टेंथ चार्ज को हम लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। ठीक है, तो इस तरह से हमारे चार्जेस हैं। अब देखिए इसमें जो सिमिलरिटीज़ है, अच्छा पहले इसको एसआई में अगर कन्वर्ट कर लें डिस्टेंसेस को, तो पहला जो डिस्टेंस है 10⁻³ इंटू 10 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 10⁻²। सेकेंड वाले को हम लोग कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड वाले को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻²। थर्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁻²। और ये सारे के सारे मीटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये सारे डिस्टेंस अभी मीटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब सिंपल फोर्स का फार्मूला अप्लाई कर दो, सब कुछ ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो ऑलरेडी इसमें किया गया है, फोर्स ऑन चार्ज 1 कूलाम चार्ज फाइंड आउट किया गया है हर एक फोर्सेस, क्योंकि 1 कूलाम का यहाँ मैग्नीट्यूड रख दिया गया, हर एक डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस की वजह से इंडिविजुअल फोर्स कैलकुलेट करके ऐड कर दिया गया है, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर दिया गया है। और हमने सारे कन्वर्जन तो बता ही दिए। इसमें क्लू बस इतना था कि आपको जो चार्जेस दिए गए हैं कुछ इस तरह के सीन बन रहे हैं चार्जेस में, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, पावर एक सब में कॉमन है। तो इधर का देख लो, 1 क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब, ऐसे एसवान सारे गए हैं चार्जेस। दैट मीन्स कि अगर हम लोग पावर कॉमन ले लें ये वाला, तो चार्जेस कुछ इस तरह से नज़र आएंगे, इस तरह से। ठीक है, 10⁻⁻8 कॉमन ले लिया गया, 10 नीचे, क्यों नीचे ऐसा बनेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रहा है और हम लोग यहाँ ऊपर देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड इस तरह से कुछ है चार्जेस का, सॉरी डिस्टेंस, ओरिजिन से जो चार्जेस रखे गए हैं इतने इतने डिस्टेंस पे हैं, इसका स्क्वायर करोगे आप, आर स्क्वायर नीचे होता है, तो ये पावर जो है -4 का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे -4 लिख दिया गया। और बाकी यहाँ से एक एक कट जाएगा, एक यहाँ सिंपल क्या बचेगा, ऊपर ऊपर ये बचेगा इस तरह का 1 + 2 + 3 + 4 S1 10 तक जाएगा ये। आपको पता है मैथ में आपने एक इक्वेशन पढ़ा, एक इस तरह से इक्वेशन पढ़ा होगा कि सम ऑफ n नंबर अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, सिंपल n इंटू एन प्लस, सॉरी ये n+1 होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में सम ऑफ सीरीज में। तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म हो, उनको जोड़ना हो इस तरह से, तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। इस तरह से अगर आप n की वैल्यू 10 रख दो तो ये क्या हो जाएगा 10, और ये 11 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे आप तो ये आ जाएगा 5 इंटू 11, तो टोटल क्या आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 55 से मल्टीप्लाई हो गया, बाकी ये k की वैल्यू और ये नीचे जो पावर कटने के बाद बचा था 10⁻⁻4, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है एससी वर्मा का, इसमें कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, ये हम लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं हम लोग। ए और बी मान लो इसको, एक ब्लॉक है, ये फिक्स ब्लॉक है, इस पे चार्ज Q1 है, और ये फिक्स नहीं है, ये मूव कर सकता है, जिस पे चार्ज Q2 है, जिसका मास स्मॉल m है। बोला जा रहा है कि ये जो Q2 है उसका रेंज बताओ, ताकि इसकी वजह से जो इस पे रिपल्सन लग रहा है, यानी कि Q1 इसको जो
रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, और जब इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा तो बेसिकली इस ब्लॉक पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा। और अगर ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है, ये शर्त हो गई। इसने पूछा है कि Q2 का रेंज बताओ ताकि ये ब्लॉक रेस्ट पे रहे। ठीक है, इसको रेस्ट पे रखने के लिए दो केसेस बनेंगे हमारे, देख सकते हैं हम लोग। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो इस ब्लॉक का। सपोज पहला केस हम ले लेते हैं, जब कोलम्बियन फोर्स इधर लग रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, mg। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपको पता है म्यू इंटू एन होता है। कोलम्बियन फोर्स की वैल्यू जब ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से r डिस्टेंस की दूरी पर है तो कितना लगेगा, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली ये रेस्ट पे कब रहेगा, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब रहेगा, जब कोलम्बियन फोर्स बराबर हो जाए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। ठीक है, दैट मीन्स कि ये बराबर हो जाएगा k q1 q2 बाई आर स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर ये हमारा बराबर हो जा रहा है इसके, दैट मीन्स कि हम यहाँ से Q2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, Q2 विल बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, म्यू एन की वैल्यू पुट कर दो, म्यू mg आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। ये हो गया Q2 की एक वैल्यू जब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी कि दोनों चार्जेस का जो नेचर है वो सेम है। अब इसका एफबीडी बनाओ फिर से। जब Q2 की वैल्यू माइनस में हो जाएगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगी, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इधर लगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है, r डिस्टेंस की दूरी पर है तो सारा कैलकुलेशन किधर हो जाएगा, सारा कैलकुलेशन यही आएगा, लेकिन जो Q2 का यहाँ नेचर हो जाएगा बेसिकली वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। यहाँ पे Q2 क्या है, माइनस में है, और यहाँ पे Q2 क्या है, प्लस में है। ये है नेचर। ठीक है, तो Q2 यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, माइनस म्यू mg आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। तो जनरली अगर आपसे कोई Q2 का रेंज पूछे तो क्या लिखोगे, Q2 जो है वो बड़ा है माइनस के, सॉरी म्यू mg आर स्क्वायर बाई के से बड़ा है, और छोटा किससे है, म्यू mg आर स्क्वायर बाई के। तो ये है Q2 का आर्डर। बात समझ में आया, ठीक है, अच्छा सवाल था। अब हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। तो बेसिकली सपोज हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स और वाई एक्सिस में हमारे दो, एक्स वाई प्लेन में हमारे दो चार्जेस Q1 एंड Q2 रखे गए हैं। Q1 का पोजीशन वेक्टर हमने लिखा है R1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर लिखा है हमने R2। अब हमें Q2 का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू Q1 अगर लिखना है तो R2 माइनस R1 लिख देंगे। तो R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है Q2 का Q सॉरी Q1 का Q2 पर, तो बेसिकली फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑन 2 ड्यू टू 1।
अगर ये लिखना है तो बेसिकली हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे। मैग्नीट्यूड क्या है फोर्स का, के Q1 Q2 बाई आर का मैग्नीट्यूड क्या है, आर का मैग्नीट्यूड जो है R2 माइनस R1 का मॉड का स्क्वायर, यही होता है सिंपल। मैग्नीट्यूड इतना आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इनटू, अब क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम डायरेक्शन क्या लिखेंगे, बेसिकली डायरेक्शन जो होगा अकॉर्डिंग टू यूनिट वेक्टर, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे आर कैप। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन आर डायरेक्शन, या आर का यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, तो बेसिकली इसकी जो वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ से क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1 ओवर मॉड ऑफ R2 माइनस R1। ओके, नाउ F force on second charge due to first charge will be equal to K Q1 Q2 by R2 minus R1 mod का क्यूब इंटू R2 माइनस R1। क्लियर, ये है वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ। समझ में आया, ठीक है। अब किसी ने पूछा कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या होगा, हमने पीछे देखा था कि डायरेक्शन अपोजिट आ रहा था, मैग्नीट्यूड उतना ही था, तो बेसिकली ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, समझ में आया ये चीज। बेसिकली क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट अगर इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है तो ये चार्ज यानी कि Q2 Q1 को इस डायरेक्शन में पुश करेगा, ठीक है, और मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारे समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है, थोड़ा सा नोट आप देख लीजिए। बोला गया है हेड ऑफ आर वेक्टर पॉइंट एट दैट पोजीशन वेयर द फोर्स हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। हमने बिल्कुल सही समझा कि अगर हमें Q2 पर फोर्स निकालना है ड्यू टू Q1, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1 लिखना होगा, दैट विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1। और अगर हमें फोर्स ऑन Q1 निकालना हो ड्यू टू Q2, तो लिखना होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 with respect to Q2, that will be equal to R1 minus R2। ठीक है, ओके। अब अगला चीज क्या है, इसमें बोला जा रहा है R2 एंड R1 डिपेंड्स ऑन ओरिजिन बट R डज नॉट। देखो R1 R2 तो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। लास्ट पॉइंट था इसमें, Q1 और Q2 जो भी फार्मूला में रखा जाएगा विथ साइन रखा जाएगा, जैसे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास एक हेक्सागन है जिसके 5 कॉर्नर पर एक एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रखे हुए हैं और उसके सेंटर पे एक माइनस क्यू चार्ज रखा गया है। पूछा जा रहा है आपसे कि माइनस क्यू चार्ज जो कि सेंटर पे रखा गया है उस पर इन 5 कॉर्नर पे जो चार्जेस रखे गए हैं उसकी वजह से कितना नेट फोर्स लगेगा।
तो ऐसे सवालों के लिए देखा जाता है, सिमेट्री पहले चेक की जाती है, कहाँ पे कितना चार्ज रखा गया है। तो हमें पता चला है इस सवाल में कि 5 कॉर्नर पर इसके चार्जर रखे हुए हैं, एक कॉर्नर पे चार्ज नहीं रखा गया है। तो हम क्या करेंगे, जिस पे चार्ज नहीं रखा गया उस पे प्लस माइनस क्यू, स्मॉल क्यू चार्ज रख देंगे। प्लस माइनस स्मॉल क्यू चार्ज रखने का मतलब हुआ कि जनरली उस पे तब भी कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है, नेट चार्ज तो जीरो है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पे, इस एज पे या इस कॉर्नर पे बोल दो, इस कॉर्नर पर प्लस और प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये चार्ज पुट कर देंगे। तो जब हम प्लस क्यू चार्ज पुट किए, तो बेसिकली ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू। तो अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, अगर हम इस माइनस क्यू को अगर छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ इस प्लस को भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बाकी प्लस के साथ, कि ये इस चार्ज माइनस क्यू पे ये पॉजिटिव चार्ज और बाकी 5 जो पहले से रखे हुए ये मिलकर टोटल कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम ये आ जाएगा नेट फोर्स उस पे जीरो। ठीक है, 6 equal forces are applied at a particular point which are making equal angle with each other, then the resultant force of all these forces will be equal to जीरो। ठीक है, 6 टोटल 6 फोर्स अप्लाई होने लगेंगे, छहों के छहों एक दूसरे से इक्वल एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड ऑलरेडी उन सबों का इक्वल है। इस वजह से उनका जो समीशन बनेगा इक्वल टू जीरो बनेगा। क्लियर? अब हमारे पास बचा क्या है, अब हमारे पास बचा है सिर्फ और ये माइनस चार्ज, ये माइनस और ये माइनस। तो बेसिकली दो माइनस माइनस चार्जेस की वजह से डिस्टेंस आपको ये पता है, ये वाला डिस्टेंस माइनस क्यू मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आर कंसीडर कर ले तो सिंपल, जो जैसे ये एल है तो ये एक हमारा रेगुलर ट्रायंगल बन सकता है, इसका नाम क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो लेंथ यहाँ से यहाँ तक आर की जो वैल्यू होगी बेसिकली एल के बराबर हो जाएगी, आर बराबर एल हो जाएगा। तो जो फोर्स आ रहा है बेसिकली वो कितना आ रहा है, कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ये नेट फोर्स आ रहा है माइनस क्यू चार्ज जो कि ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स समझेंगे। एक एग्जांपल हम लोग देने वाले थे इसमें, मतलब ये एक ऐसा है सिस्टम, एक हमारे पास ये रिजिड सपोर्ट से अटैच्ड है दो स्ट्रिंग, जिसके बीच में एल डिस्टेंस का गैप है और स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो भी एल है। दो बॉब लगे हुए हैं दोनों स्ट्रिंग के एंड में, जिनका मास m और चार्ज q है। ठीक है, सवाल ये है कि अर्थ सरफेस पे ये हमारा ऐसा सिस्टम है, जब हम इसको एक सैटेलाइट में रखेंगे तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द बॉब, बॉब के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ज़रा देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग ऐसे सवाल में। जब हम इसे सैटेलाइट में रख देंगे तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, अपेरेंट वेट जो होता है ऑब्जेक्ट का वो इक्वल टू जीरो हो जाता है। दैट मीन्स कि ग्रेविटेशनल पुल जो वहाँ पे लगता है वो जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा इनसाइड ए सैटेलाइट, तो बेसिकली एम जी वाला जो फैक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। एम जी वाला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा तो बेसिकली इस पूरे सिस्टम पे, यानी कि दोनों बॉब पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेचर कैसा है चार्जेस का, सेम है, पॉजिटिव है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगेगा और मैक्सिमम जितने पॉसिबल डिस्टेंस तक ये सेपरेट हो सकते हैं उतने होंगे।
दैट मीन्स कि ये बॉब स्विच स्विच होके यहाँ आएगा, इस तरह से हो जाएगा, और ये बॉब स्विच होके यहाँ आएगा, यानी कि ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कुछ। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द बॉब कितना हो जाएगा, एल इधर है, एल ये है, एल ये है, दैट मीन्स कि द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द बॉब विल बी 3L। ठीक है, कैसे हुआ समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने इसमें पोजीशन वेक्टर लिख दिया ऑलरेडी। हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम ऐसा है, एक क्यूब है, क्यूब के हर एक कॉर्नर पे चार्जेस रखे हैं सेम नेचर के क्यूब। बोला जा रहा है कि ये ए जो है, इस पर अलग अलग कॉर्नर्स की वजह से लगने वाले फोर्स को फाइंड आउट करना है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स पे जो चार्जेस रखे हुए हैं उनकी वजह से इस कॉर्नर पर कितना फोर्स आएगा। तो बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, ऐसे केसेस में हमें फाइंड आउट करना है पोजीशन वेक्टर। जैसे ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है फिफ्थ पॉइंट पे जो है, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे आएगा इधर, इधर की ओर, यानी कि जो ये फिफ्थ पॉइंट फिफ्थ कॉर्नर का जो चार्ज है, ए पे जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, ये वाला। तो हमें इसी तरह से वन जो है, जिसको हमने काउंटिंग 1 2 3 4 ऐसे कर रखी है, तो वन पे जो चार्ज है उसका जो फोर्स आएगा ए पे किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। पोजीशन वेक्टर उसका क्या आएगा देखते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वन कितना है, सिमिलरली हमने क्या किया, पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर लिया है, तो आया है -a_k। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए होगा। सिमिलरली सेकेंड कॉर्नर पे जो रखा है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, -aj प्लस ए -a_k। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, a√2। सिमिलरली थर्ड कॉर्नर पे जो है उसका आएगा a√3 मैग्नीट्यूड -a_i_ -a_j_ पोजीशन वेक्टर है। फोर्थ कॉर्नर पे जो रखा है उसका पोजीशन वेक्टर है -a_i_ -a_k, और मैग्नीट्यूड क्या है, a√2। सिमिलरली फिफ्थ कॉर्नर पे जो चार्ज पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए से -a_i_। ठीक है, इसी तरह से a6 पे है -a_i_ -a_j_, a√2 इसका मैग्नीट्यूड है। सेवन्थ पे -a_j_, मैग्नीट्यूड ए है। अब नेट फोर्स लगाना है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा देंगे। नेट फोर्स फाइंड आउट करने का ये तरीका है। तो बेसिकली यहाँ पे हम नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मेथड ऑफ सुपरपोजिशन फिर से लगाएंगे। हमने इंडिविजुअली सारे कॉर्नर्स के चार्जेस का पोजीशन वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। अब हमें डायरेक्टली कूलॉम्स लॉ लगा के क्या करना होगा, हर एक चार्ज इंडिविजुअल चार्ज की वजह से ए पर नेट फोर्स कितना लग रहा है ये कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, इस ए पे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस की वजह से अलग अलग फोर्सेस पहले कैलकुलेट कर लेंगे। वो हमने कैलकुलेट कर लिया था क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा टफ टास्क नहीं है। जब हमने पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर लिया और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो बस कूलॉम्स लॉ ही तो लगाना है। तो हमने यहाँ पे कूलॉम्स लॉ लगा दिया। ये हमारा F(A1) है, मतलब वन कॉर्नर पे जो चार्ज है, वन कॉर्नर पे जो चार्ज है इसकी वजह से ए पर कितना फोर्स है ये हमने निकाल लिया। और ये सेकेंड कॉर्नर पे जितना चार्ज, मतलब जो चार्ज है उसकी वजह से ए पे कितना फोर्स आया है ये हमारा है, ये हमारी वैल्यू आई है। और सिमिलरली थर्ड कॉर्नर पे जो हमारा चार्ज है उसकी वजह से जो फोर्स कैलकुलेट किया है हमने, उसकी वैल्यू इतनी आई है कि Q² -a_i_ -a_j_k /3√3 ठीक है, इसी तरह से हमने सारे फोर्सेस को कैलकुलेट कर लिया। फोर्थ कॉर्नर, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ये आया हमारा फोर्थ कॉर्नर की वजह से, ये आया हमारा फिफ्थ कॉर्नर की वजह से, ये फोर्स हमारा फिफ्थ कॉर्नर की वजह से आया, और ये हमारा सिक्स कॉर्नर की वजह से आया फोर्स।
और लास्ट में ये हमारा 7 कॉर्नर की वजह से हमारा फोर्स आया। हमने हर एक फोर्स को इंडिविजुअली कैलकुलेट किया, देन हमने मेथड ऑफ सुपरपोजिशन लगा के हर एक को ऐड कर दिया, तो हमारा जो नेट फोर्स आया है ए पे वो इतना आया -k² इंटू 1/√3 इंटू 3 प्लस 1/√2 प्लस 1 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये हमारा नेट फोर्स है ए पे, ये हमारा नेट फोर्स है ए पे ड्यू टू अदर 7 कॉर्नर्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें चाहिए क्या क्या, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स या चार्ज पार्टिकल्स का पोजीशन वेक्टर चाहिए। सेकंड थिंग क्या चाहिए, अगर कोई वैल्यूज उसकी चार्ज के रखनी है तो वो रख देंगे। इस तरह से हम ये जो देखने में बड़ा टफ सवाल लग रहा था, बहुत ही आसानी से इसके आंसर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप आपको याद रहेगा। पहला स्टेप ये है कि फाइंड आउट पोजीशन वेक्टर एंड दियर मैग्नीट्यूड। एंड थर्ड सेकेंड स्टेप क्या रहेगा आपका, सेकेंड स्टेप में आप बस डायरेक्टली कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में अप्लाई कर देंगे और सुपरपोजिशन के हेल्प से नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बड़ा ही सिंपल सा सवाल था। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा मज़ा आएगा आप कूलॉम्स लॉ को पढ़ने में। बोला है कि टू आइडेंटिकल चार्ज क्यू ईच आर केप्ट एट ए डिस्टेंस आर ईटा। यहाँ पे देखिए दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, ये Q और ये Q। ठीक है, r डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए हैं। बोला जा रहा है कि एक तीसरा चार्ज स्मॉल q प्लेस किया गया है इसी लाइन पर, इसी लाइन पर देखिए ये प्लेस किया गया है बिटवीन अदर टू चार्जेस सच दैट द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब ये इस तरह से तीसरा चार्ज बी पे जो रखा गया है, इस तरह से रखा गया है कि पूरा सिस्टम हमारा क्या है, तीन चार्जेस का इक्विलिब्रियम में है। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज। तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इसमें बेसिकली देखिए ये चार्ज और ये चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है। अब जरा सोचिए, हमें सिस्टम को इक्विलिब्रियम में ले जाना है, तो सबसे पहले हम पोजीशन कैलकुलेट, इसमें स्टेप्स हैं, स्टेप्स मैं बोलूँगा आप लिख लेंगे। इसमें पहला स्टेप ये है कि आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, इस चार्ज पे नेट फोर्स इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेसिकली अगर हमें इस q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें चाहे इस चार्ज पे नेट फोर्स इक्वल टू 0 करना होगा, चाहे इस चार्ज पे नेट फोर्स इक्वल टू 0 करना होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप हम लोग कर लेते हैं। पहले स्टेप में हमें पहले ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो हमने बीच पीछे देखा है कि हमें q पे नेट फोर्स इक्वल टू 0 करना होगा। तो q पे हम नेट फोर्स, स्मॉल q पे हम देख लेते हैं फोर्स। स्मॉल q पे इस तरफ वाले q की वैल्यू फोर्स की कितनी हो जाएगी, k q बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे सीधे, k q एंड q बाई r माइनस एक्स, का स्क्वायर। ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से बचा क्या, x विल बी इक्वल टू r माइनस एक्स। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आया कि x विल बी इक्वल टू r/2। ठीक है, यानी कि कहाँ पे प्लेस करना है ये पता चल गया, मिड पॉइंट पे करना है। अब आगे हमने देखा कि अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज स्मॉल q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें इक्विलिब्रियम
इस क्यू पे या इस क्यू पे देखना होगा। तो सपोज हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम देखना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखते हैं, कैलकुलेट कर लो। इस कैपिटल क्यू ने यहाँ पे कितना फोर्स लगाया कि क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के क्यू क्यू बाई कितना रखेंगे, आर माइनस एक्स। आर माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी जनरली, आर बाई टू का स्क्वायर। आर बाई टू का स्क्वायर इक्वल टू जीरो करना है, क्योंकि हमें देखना है इस क्यू की वजह से इस पे जो चार्ज फोर्स आया और इस क्यू की वजह से इस पे जो फोर्स आया, दोनों का सम क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी तो ये हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। तो अब हम इसको फिर से सॉल्व करें, ये और ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास बचा क्या, क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बाई 4। तो जनरली क्यू की वैल्यू जो आ रही है, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 4 आ रहा है। ये आएगा स्मॉल क्यू की वैल्यू। समझ गए आप लोग, गुड। तो ऐसे सवालों में हमने जो स्टेप बताए वो याद रहने चाहिए। एक्स कैलकुलेट करने के लिए जो बीच में जो थर्ड चार्ज रखा है उस पे नेट फोर्स इक्वल टू जीरो करना होगा, और जो चार्ज इंक्लूड किया गया है, बीच में रखा गया है, उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, साइन पता करने के लिए उसको छोड़ के उसके पड़ोस में नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, यानी कि उसके पड़ोसी पे नेट फोर्स इक्वल टू जीरो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, चलिए इसी यहाँ पे एक और सवाल है हमारे पास। इस सवाल में हमें क्या पूछा क्या है, सवाल में बेसिकली हमसे बोल रहा है कि अगर हमारे पास टू चार्जेज हों +4e और e, और वो दोनों एक दूसरे से स्मॉल a डिस्टेंस की दूरी पर रखे हों, और हम क्या कर रहे हैं कि स्मॉल q चार्ज उन दोनों के बीच में प्लेस कर रहे हैं, तो क्या स्मॉल q इक्विलिब्रियम में होगा। अगर स्मॉल q इक्विलिब्रियम में होगा तो उसका नेचर अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा, ये बताना है। तो बेसिकली ऐसे सवालों के लिए हमने पीछे भी डिस्कस किया है स्टेप्स। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या कैलकुलेट कर लें, बेसिक सी चीज़ है, उसमें वो निकाल लें, क्या कहते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें सबसे पहले, है ना। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सी बात है, फार्मूला सीधे अप्लाई कर दो कि 4e इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के क्यू ई बाई ए माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, इसको सॉल्व कर दें, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पे जो आ रही है, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है बेसिकली 4a माइनस एक्स का स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू बेसिकली निकली है, अगर हम पॉजिटिव साइन ट्रीट कर रहे हैं चार्ज का, तो x की जो वैल्यू कैलकुलेट करने पे निकल रही है वो आ रही है, इसको सॉल्व कर लो चाहें तो। ये बेसिकली क्या होगा, प्लस माइनस 2
ए माइनस एक्स। तो पॉजिटिव साइन अगर ले रहे हैं हमारा एक्स का, तो बेसिकली क्या आ रहा है, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ रही है 2a/3। एंड अगर माइनस साइन ले रहे हैं तो एक्स की जो वैल्यू आ रही है इक्वल टू आ रही है 2a। ठीक है, ये 2a के बराबर आ रहा है। क्लियर? एक्स की जो वैल्यू आ रही है 2a के इक्वल आ रही है। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे q की वैल्यू पॉजिटिव रख दी। ठीक है, अब q की वैल्यू अगर पॉजिटिव रख दी, यानी कि x बराबर हमारा 2a/3 है। q की वैल्यू पॉजिटिव रख दी तो देखो ये q प्लस 4e क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और प्लस e क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है। ठीक है, सपोज हमने स्मॉल q को क्या किया है, स्लाइटली प्लस ई के डायरेक्शन में बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो जैसे ही बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में देंगे, इधर का जो रिपल्सन फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा, और इधर का जो रिपल्सन फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ओवरऑल नेट फोर्स एक इस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में अवे फ्रॉम प्लस ई अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सपोज हमने क्या किया, अब इस सेकेंड केस में देखते हैं कि प्लस ही है हमारा, प्लस क्यू हमने लिया है। अब इस बार थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट अगर इधर दे रहे हैं +4e की तरफ, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगने वाला रिपल्सन फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, और इस डायरेक्शन में लगने वाला रिपल्सन फोर्स थोड़ा सा इस डायरेक्शन में, मानिए प्लस ई जो फोर्स लगाएगा उसकी वैल्यू घटेगी, और +4e जो लगाएगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर है? तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे रिस्टोरिंग नेचर आ रहा है फोर्सेस में। जब हम टुवार्ड्स ई थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं प्लस क्यू को, और जब प्लस क्यू को हम टुवार्ड्स +4e डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो यानी कि ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हुआ। सिमिलरली हम अगर यहाँ पे माइनस क्यू ले रहे हैं, इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, तो अट्रैक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में बढ़ जा रहा है, इसका अट्रैक्शन फोर्स घट जा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये चार्ज शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो यहाँ पे अगर हम माइनस क्यू ट्रीट कर रहे हैं तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो प्रॉब्लम एक और है हमारे पास कि हमारे पास दो फ्रीली मूव करने वाले चार्जेज हैं, +4e और +e, जो कि स्मॉल a डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए हैं। एक थर्ड चार्ज पार्टिकल हमारे पास -q हम उन दोनों के बीच में प्लेस्ड कर रहे हैं, सच दैट द एंटायर सिस्टम में बी इन इक्विलिब्रियम, कि ये हो सकता है इक्विलिब्रियम में पूरा सिस्टम चला जाए। इस पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं, फिर आगे हम सवाल समझेंगे क्या पूछा है। देखो, सबसे पहली बात ये है कि अगर हम इसे -q बोल दें, तो बेसिकली अगर हमें पूरा, सबसे पहले देख लेते हैं पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा। तो अगर ये माइनस है तो ये +4e को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल सही। ओके, और ये +4e को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो यहाँ पे एक चांस तो बन गया कि अगर ये माइनस हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हमारा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होने के चांसेस 100% है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि इसका, तो हमने साइन समझ लिया कि हाँ भाई माइनस होगा तो हमारा सिस्टम, इंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए सिंपल क्या करें, +4e पे इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि अगर हमें अननोन चार्ज का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होता है ऐसे सिचुएशंस में, तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ के उसके आसपास जो चार्जेज हैं उस पे, उनमें से किसी एक पे इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे +4e के इक्विलिब्रियम में मानते हुए कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। 4 आएगा, फोर्स 4k e इंटू क्यू डिवाइडेड बाई x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, +4k e इंटू ई
बाई ए का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो क्या लिखूँगा, देखिए क्या क्या कटा, ये सीधे सीधे कट गया। तो बेसिकली ये आया एक्स स्क्वायर इंटू ई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आया क्यू की वैल्यू। अब हम क्या करें, हमें एक्स की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करनी है, तभी तो हम क्यू की वैल्यू यहाँ बता पाएंगे। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अब हम माइनस क्यू पे इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ठीक है, तो माइनस क्यू पे अगर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो फिर से वही लिख दो फार्मूला, के 4e इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के क्यू ई ए माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर से हम वही पीछे वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने जो देखा था, एक्स की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव ट्रीट कर ले रहे हैं, पॉजिटिव रूट, तो एक्स की वैल्यू आ रही है कितनी, 2a/3। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो q की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, साइन ऑलरेडी हमने माइनस मान लिया है, तो अगर हम इतनी पुट करें तो बेसिकली आएगा 4e/9। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और इक्विलिब्रियम के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये भी सवाल हो गया आपका, सवाल सही से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। सलूशन इसका समझ में ना आया तो हमें कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है, ए चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू स्मॉल ऑब्जेक्ट, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट्स सो दैट द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स विल बी मैक्सिमम। इसमें मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाना है, यानी कि फोर्स फाइंड आउट कर लो। मान लो स्मॉल क्यू में कैपिटल क्यू को हमने, एक स्मॉल क्यू हुआ, एक कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू हुआ, तो इसकी वैल्यू आपको मैक्सिमम मिनिमा के लिए ये वैल्यू हमें इक्वल टू 0 पुट करनी है। अब आप दोनों के बीच में फोर्स लगा के ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या है फोर्स, ऐसे केस में के, तो इन दोनों के बीच में फोर्स जनरली क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू ए स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर। अब बेसिकली हमें इक्वेशन को स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या आया, डी एफ विल बी इक्वल टू के स्क्वायर क्यू माइनस स्मॉल टू क्यू। ठीक है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो ये जो स्लोप है इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब जनरली हम ये देख रहे हैं कि ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो 0 होगा नहीं, फिर 0 कौन होगा, 0 यही हो सकता है। इसको इक्वल टू हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो यहाँ से जब इक्वल टू 0 करेंगे तो स्मॉल क्यू की वैल्यू हमें मिल गई कैपिटल क्यू अपॉन 2। तो जनरली हमें स्मॉल क्यू की जो वैल्यू निकल के आ रही है, कितनी आ रही है, ये आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए हमें कैपिटल क्यू को आधे पार्ट में डिवाइड करना होगा, यानी कि q/2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हमारे पास ये है कि हमारे पास दो इस तरह के सिस्टम्स हैं, दो चार्ज पार्टिकल हैं जिनका मास जो है 5 ग्राम है, आइडेंटिकल चार्ज भी है, आइडेंटिकल मास भी है, क्यू की वैल्यू 10⁻⁻7 है। अब बोला जा रहा है कि अगर ये सिस्टम हमारा लिमिटिंग इक्विलिब्रियम हो, लिमिटिंग का मतलब यहाँ ये नीचे जो सरफेसेस हैं वो रफ सरफेस हैं, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। तो बेसिकली द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा जा रहा है कितना होगा। तो जनरली हम पीछे इस पे डिस्कशन कर चुके हैं, हम यहाँ से सबसे पहले फाइंड आउट कर लें नॉर्मल रिएक्शन।
नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सिंपली क्या है, m इंटू जी। एम इंटू जी कैलकुलेट 5 ग्राम है, इसको अगर हम लिखेंगे तो 10⁻³ इंटू 10, जी की वैल्यू 10 कंसिडर कर लो, तो ये आ गया आपका 5 × 10⁻⁻² न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन। अब हम क्या करें, सिंपली यहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वेट कर दें, तो बेसिकली अगर हम इक्वेट करें तो ये आएगा 10⁻⁻, सॉरी 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 होल डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू हमारी आई है 5 × 10⁻⁻²। तो बेसिकली यहाँ से म्यू की जो वैल्यू हमारी आ रही है कैलकुलेट करने पे, ये आ रही है 0.9 डिवाइडेड बाई 5। दैट मीन्स कि इसकी जो वैल्यू आएगी 0.18। ठीक है, तो ये इसकी आंसर आई, जो म्यू का आंसर है ये है 0.18। ठीक है।